मेरे प्रिय श्रोताओं, लता का आपको प्यार भरा नमस्कार। वेद प्रकाश शर्मा द्वारा लिखित उपन्यास कानून का बेटा, भाग 12। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जैन साहब देखते रह गए। वे जानते थे कि केशव से इस किस्म की बहस करने का कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है, और इस बीच कुछ सोचने के बाद केशव ने कहा, अब अदालत में मेरे दोस्त का बचाव करने के अलावा आपको एक काम और करना होगा अंकल। क्या? यकीन रखें, आपसे ऐसा कोई काम नहीं कराऊंगा जो आपकी नजर में गैर कानूनी हो। काम बोलो। जोश की ज्यादती के कारण साजिद शायद भूल गया था कि मैंने उसे कंपनी संभालने के मोर्चे पर नियुक्त किया है। यह भी नहीं सोचा कमबख्त ने कि कंपनी की विश्वसनीयता का क्या होगा। खैर, आपका काम केवल लोगों में यह विश्वास बनाए रखना होगा कि पंडित फाइनेंस पब्लिक का पैसा लेकर गायब नहीं हुई है। इस बीच काम को हम संभाल लेंगे, मगर इस बीच तुम क्या करने जा रहे हो? वक्त पर आपके सामने आ जाएगा अंकल, केशव ने कहा। जिस तरह मेरे अब तक के कारनामे आपके सामने आए हैं, उसी तरह आगे के काम भी आप खुद ब खुद जान जाएंगे। रात का 1 बज रहा था। चुस्त स्याह लिबास वाला साया लॉरेंस रोड स्थित कोठी के रेन वाटर पाइप पर चढ़ता हुआ सेकंड फ्लोर की एक खिड़की के नजदीक पहुंचा। हाथ बढ़ाकर उसने बंद किवाड़ों पर हल्का सा दबाव डाला। किवाड़ खुल गए। अंदर नाइट बल्ब का प्रकाश बिखरा पड़ा था। अभी साये ने अपना एक पैर खिड़की की चौखट पर जमाया ही था कि एक हाथ ने उसका गिरेबान पकड़कर अंदर खींचते हुए कहा, आजा। वह कमरे के फर्श पर आकर गिर गया। बोला, तू जाग रही है? जब से यहाँ आई हूँ एक रात नहीं सो पाई। सारी रात खिड़की को छोड़कर तेरे इंतजार करती रही हूँ, मगर तू आज इतनी रातों के बाद आया। सोती कब है? दिन में। दिन में सोती ही रही या निमेश को अपने जाल में भी फंसाया? तू जाल में फंसाने की बात कर रहा है, और मैं दावे से कहती हूँ कि उसे मैंने अपना गुलाम बना लिया है। अगर सुबह से शाम तक गर्म तवे पर बैठने का हुक्म दूं तो बजरबट्टू की तरह बैठा रहेगा। हमें उसे गर्म तवे पर नहीं बैठाना है। फिर उसे अपने साथ लेकर तू शिमला जाएगी। मेरे साथ वह जहन्नुम में भी जाने को तैयार हो जाएगा। ठीक है केशव, कल तू उससे कहेगी कि वह तेरे साथ कलकत्ता चले। कलकत्ता? तेरा दिमाग फिर गया है क्या? कभी शिमला कहता है, कभी कलकत्ता। सुनते रह। बोल। कल तू उसके साथ शिमला जाने का प्रोग्राम बनाएगी, केशव ने समझाया। यहाँ से भी तुम लोग शिमला के लिए ही निकलोगे, मगर शिमला पहुंचने से पहले ही अपने प्यार की डोर में बांधकर तू उसे शिमला की जगह कलकत्ता ले जाएगी। मान ले गई, फिर वहां तू उसे 2 दिन रखेगी। रख लूंगी, आगे बोल। इस बीच तुझे यह ध्यान रखना होगा कि किसी भी माध्यम से वह अपने घर पर यह खबर ना भेज सके कि वह कलकत्ता में है। नहीं भेज पाएगा, मगर इससे होगा क्या? जो होगा वह वक्त आने पर तुझे पता लग जाएगा। यह एक बहुत बड़ी कमी है तुझमें, सोनू ने शिकायत भरे लहजे में कहा। सिर्फ उतनी बात बताता है जितना मुझसे काम निकालनी होती है। बड़ा मतलबी हो गया है तू। केशव ने विषय बदला। आज तो जैन अंकल आए होंगे ना? हाँ, नीचे वाले कमरे में सो रहे हैं, मगर तुझे कैसे मालूम? इलाहाबाद से मैं ही तो लाया था उन्हें। तू लाया है? उन्होंने तो नहीं बताया। मैंने ही इनकार किया था उनसे, कहा था कि तुम्हें मैंने इस जंग से बिल्कुल अलग रखा है, अतः घर में जिक्र ना करें कि वे यहाँ क्यों आए हैं। मैं उन्हें शेखर का केस लड़ने यहाँ लाया हूँ। शेखर का नाम आते ही सोनू के मस्तिष्क को झटका सा लगा। बोली, वीणा और साजिद भैया के बारे में सुना तूने? केशव को लगा जैसे उसके सीने में किसी ने खंजर घोंप दिया हो। गुर्राया, हाँ, अखबार में उनकी बेवकूफ़ी के बारे में पढ़ा। वह उनकी बेवकूफ़ी थी, और नहीं तो क्या। नहीं केशव, वह उनको बेवकूफ़ी नहीं थी, तेरे प्यार की खातिर मारे गए वे। प्यार की खातिर? अपने लिए उनके प्यार की दीवानगी का अंदाजा लगा जरा।
उन्होंने जानबूझकर मौत को गले लगा लिया। झुंझला उठा केशव। मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहता। बड़ा स्वार्थी हो गया तू। स्वार्थी? और नहीं तो क्या, सोनू कहती चली गई। जिन्होंने हंसते हंसते तेरे प्यार की खातिर अपनी जान दे दी, आज तू उनकी चर्चा भी करना नहीं चाहता। तेरे प्यार 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 प्यार, दांत भींच का गुर्रा उठा केशव। ऐसा भी क्या प्यार हो गया कि आदमी साला दिमाग से सोचे ही नहीं कि वे क्या कर रहा है। मरने के लिए किसने कहा था? उन्हें किसने कहा था? बोल सुनू, जो कमबख्त मुझे अकेला छोड़कर चले गए। उनकी चर्चा करके भी मैं क्या करूं? और पहली बार सोनू को एहसास हुआ कि अगर उसने इस टॉपिक को लंबा किया तो केशव का जहन क्रैश कर जाएगा। गेम्स क्लब के काउंटर पर पहुंचकर उसने कहा, मुझे मिस्टर डफरिन से मिलना है। अरे, काउंटर गर्ल अपने सामने खड़े पठान को ऊपर से नीचे तक देखती हुए बोली, आप इतनी शुद्ध हिंदी बोल सकते हैं? हम इससे भी शुद्ध हिंदी बोल सकते हैं, तब देखना जब मिस्टर डफरिन से बात करेंगे। हल्की मुस्कान के साथ काउंटर गर्ल ने पूछा, आपका नाम? केशव, उसने आराम से कहा। कि केशव? काउंटर गर्ल पर ऐसी प्रतिक्रिया हुई जैसे सैकड़ों बिच्छू उसके जिस्म से लिपट गए हों, मगर तभी फुर्ती के साथ जेब से रिवॉल्वर निकालकर उसकी ओर तानता हुआ केशव गुर्राया, अगर तुम्हारी आवाज से कोई और हमारी तरफ आकर्षित हो गया तो इसमें से निकलने वाली गोली तुम्हें सीधा ईश्वरपुरी का टिकट थमा देगी। अब वह इस तरह हरकत में आ गई जैसे चाबी से चलने वाले किसी खिलौने ने हरकत शुरू की हो। इंटरकॉम पर डफरिन से संबंध स्थापित होने पर बोली, गुरु, मैं बस इतना ही कह पाई थी कि केशव ने बाज की तरह झपट्टा मारकर रिसीवर छीना और बोला, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ मिस्टर डफरिन। कौन हो तुम? गुर्राकर पूछा गया। बंदा वही है जिसे तुम्हारे प्यादे ठीक उसी तरह सारी दिल्ली में घूमते और सूंघते फिर रहे हैं जैसे चूहे किचन में रखे डिब्बों की गंध सूंघा करते हैं। यानी मेरा नाम केशव है। कि क्या? कंफ्यूज ना हो, मैंने वही कहा है जो आपने सुना। आश्चर्य के सागर में डूबी आवाज, तुम गेम्स क्लब काउंटर से बोल रहे हो? आपने बजा फरमाया। मगर हौले से हंसा केशव। इतना बौखलाने की जरूरत नहीं है डफरिन प्यारे, और फिर एक फील्ड कोबरा को इतना बौखलाना शोभा नहीं देता। अगर किंग कोबरा को पता लग जाए तो शर्म से पानी पानी हो जाएगा बेचारा। मगर तुम यहाँ पहुंचे कैसे? दिलेर शिकारी शेर की मांद में घुसकर शिकार करते हैं। अब डफरिन को शायद खुद को थोड़ा संभाल लिया था। ओह, तो गेम्स क्लब में तुमने मेरा शिकार करने के लिए कदम रखा है? फिलहाल इस इरादे से नहीं आया हूँ। फिर शायद हमारे बीच चल रही जंग का अगला हिस्सा टेबल पर निमट जाए। इस जंग का अंजाम अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मौत है, केशव ने कहा। तुम्हारे ख्याल से होगा, मेरे ख्याल से हल दूसरे भी हैं, उन्हीं पर बात करना चाहता हूँ। कोई हल नहीं है, बात करके तो देखो मुझसे। ठीक है, रिसीवर रखो, मेरे आदमी तुम्हें लेने पहुंच रहे हैं। ओके, थैंक यू डफरिन, कहने के साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। और रिसीवर रखने के बाद जो उसने काउंटर गर्ल की तरफ देखा तो वह उसे आश्चर्य के समुद्र में गोते लगाती नजर आई। होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए बोला केशव, बहुत नाली मैडम, अब ज्यादा डुबकियां लगाओगी तो सर्दी लग जाएगी। जी? वह चौंकी। केशव ने, वह हिंदी कैसी लगी जिसमें मैंने अभी अभी डफरिन से बात की थी? काउंटर गर्ल पर कोई जवाब ना बन पड़ा। तभी जाने कहां से प्रकट हुए कोबरा के कम से कम 5 सशस्त्र मेंबर्स ने उसे घेर लिया और एक ने कहा, चलो। चल रहा हूं भाई, इतना नाराज की क्या बात है? कहने के बाद वह काउंटर गर्ल की तरफ अपने हाथ में दबा रिवॉल्वर बढ़ाता हुआ बोला, जब तुम मेरे नाम से परिचित हो तो इस बात से भी परिचित होना चाहिए था कि केशव अपने पास कोई हथियार नहीं रखता जिससे आर्म्स रक्स को धक्का लगे। नकली धमाका करने वाले यह जापानी खिलौना 60 रुपए में बाजार में मिल सकता है। और बात जब उसकी समझ में आई तो चौंकी, पलटकर केशव की तरफ देखा, मगर सशस्त्र व्यक्तियों से घिरा वह आगे बढ़ चुका था। दुनिया की सबसे विचित्र आंखें इस वक्त पोर्टेबल टीवी 3 स्क्रीन पर स्थिर थी। गुलाबी होठों पर बेहद दिलचस्प मुस्कान नृत्य कर रही थी। इस वक्त वह डफरिन और केशव को आमने सामने खड़े देख रहा था।
डफरिन के ऑफिस में कदम रखते ही केशव के होठों पर बड़ी जीवंत मुस्कुराहट उभरी थी और आगे बढ़कर उसने डफरिन से हाथ मिलाया। किंग कोबरा ने साफ देखा कि डफरिन ने अजीब सी मजबूरी से उससे हाथ मिलाया था और हाथ मिलाते वक्त उसने कोबरा के उन मेंबर्स को बाहर जाने का संकेत कर दिया था जो केशव को यहाँ तक लाए थे। उनके जाने के बाद दरवाजा बंद हो गया। अपनी कुर्सी पर बैठने के बाद डफरिन ने कहा, बैठो। बैठने के साथ ही केशव ने चार मीनार की एक सिगरेट सुलगाई और बोला, तुम अक्सर नाराज रहते हो मिस्टर डफरिन, या इसी वक्त नाराज हो? क्या मतलब? तुम्हारे चेहरे पर नाराजगी की लक्षण है। जानने की कोशिश कर रहा था कि खास इसी वक्त आप किसी पर नाराज हैं या शक्ल ऐसी है। और मंथर गति से घूम रहे कांच के हॉल में एक ठहाका गूंज उठा। केशव की बात सुनकर वह ठहाका किंग कोबरा के मुंह से बरबस निकल पड़ा था, जबकि केशव की इसी वाक्य की प्रतिक्रिया डफरिन पर बिल्कुल उल्टी हुई। जबड़े कस गए, उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो उठा, मुंह से गुर्राहट निकली। मतलब की बात करो। मतलब की बात? यहाँ किस लिए आए हो? ओह हाँ, केशव को जैसे कुछ याद आया। बोला, एक मामले में मुझे तुम्हारी सिफारिश की जरूरत है और मैं उस उम्मीद के साथ आया हूँ कि तुम मेरी सिफारिश जरूर करोगे। सिफारिश? हाँ, मैं समझा नहीं। केशव ने कहा, मिस्टर अनुपम जुनेजा से मिलना है। तो डफरिन का मुंह सुर्ख होता चला गया। बहुत सख्त पैरा है वहां, ऐसा कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। चप्पे चप्पे पर देवदूत मौजूद हैं। उन देवदूतों का सरदार है खतरनाक कोबरा नंबर 11। वह इतना जालिम है कि अगर मैंने कोठी में कदम रखा तो कच्चा चबा जाएगा मुझे। फिर उसके बॉस आप हैं, वह आपका प्यादा है। आगे बोलो। डफरिन की गुर्राहट। केशव ने कहा, अब आगे बोलने के लिए मेरे पास बचा ही क्या है जो बोलूं। बस इतनी दरखास्त है कि अपने उस प्यादे से सिफारिश कर दो। कह दो कि वह जुनेजा से मुझे मिलने दे। मैं आपको लिखित एप्लीकेशन भी दे सकता हूँ। डफरिन के दिलो दिमाग में ही नहीं बल्कि समूचे जिस्म में गुस्से की चिंगारियां सुलग रही थीं। फिर भी खुद को नियंत्रित रखे उसने शांत स्वर में कहा, तुम जुनेजा से नहीं मिल सकते। ऐसा जुल्म ना कीजिए साहब, मैं बड़ी उम्मीदें लेकर आपके पास आया हूँ। खामोश। भरपूर चेष्टा के बावजूद डफरिन खुद को चिल्लाने से ना रोक सका। केशव सक पकाया। अपने को पुनः काबू में रखे डफरिन ने कहा, अगर यही बात करने आए थे तो दे चुका हूँ, अब तुम जा सकते हो। यानी मेरे गिड़गिड़ाने से आप नहीं माने? जाहिर है। तो यह भी जाहिर है कि अब मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। मतलब ये डफरिन साहब की अधूरा वाक्य छोड़कर केशव ने सिगरेट में एक लंबा कश लगाया और ढेर सारे धुएं के साथ अपने वाक्य के बाकी शब्द भी उगले। निमेश, इस वक्त मेरे क्या? डफरिन यूं उछला जैसे कुर्सी गर्म तवे में तब्दील हो गई हो। जी हाँ, उसकी आंखों में झांकते हुए केशव ने कहा, आपके एकमात्र सुपुत्र। अब डफरिन के संपूर्ण जिस्म को जैसे लकवा मार गया था। उधर कांच के घूमते हुए हॉल में बैठा किंग कोबरा ने भी बेचैनी से पहलू बदला। स्क्रीन पर जमी उसकी आंखों में जबरदस्त दिलचस्पी के भाव उभर आए थे। केशव के होठों पर नृत्य करती वह जीवंत मुस्कान को देख रहा था, जो वास्तव में उसके होठों की, और साथ ही साथ किंग कोबरा अपने फील्ड कोबरा को भी देख रहा था, उसे जिसके इस वक्त होश फांकता थे। जब काफी देर के इंतजार के बावजूद उसके मुंह से कुछ ना निकला तो केशव ने कहा, इतना ज्यादा आतंकित होने वाली बात नहीं है मिस्टर डफरिन। अगर आप मिस्टर जुनेजा से मेरी बात करा देंगे तो निमेश के जिस्म पर खरोंच भी नहीं आएगी और वह आपके पास लौट आएगा। हाँ, दो स्थितियों में मेरा सोनू नामक एक साथी उसका मर्डर कर देगी। पहली है कि अगर आप मुझे यहाँ से ना लौटने दें। एक एक डफरिन को उठा। अगर निमेश को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे कर पर कच्ची उड़ा दूंगा। सामने बैठा हूं, केशव ने कहा। उसकी कीमत पर अगर मेरे पर कच्चे उड़ा सकते हो तो उड़ा दो। कसमसाकर बोला डफरिन। क्या सबूत है कि निमेश तुम्हारे कब्जे में है? तुमसे कहकर वह कल शिमला गया था ना? हाँ। तुम्हारे संगठन के पास इतने सोर्सेज हैं कि घंटे 2 घंटे में ही सारे शिमला को खंगाल कर यह रिपोर्ट मंगा सकते हो कि वह शिमला में है या नहीं।
तब तक यहाँ बैठकर इंतजार करने में मुझे कोई उलझ नहीं है। डफरिन घूमता रह गया और उसे देर तक देखने के बाद बोला, तुम्हारे यहाँ घुसते चले आने का राज अब समझ में आ रहा है। अगर निमेश तुम्हारे कब्जे में ना होता तो गेम्स क्लब के आसपास नहीं फटक सकते थे तुम। ऐसे संवेदनशील क्षणों में मुकम्मल समझदारी का सबूत देने के लिए मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल फरमाएं। मगर वह एक एक शब्द को चबाता हुआ बोला, आप हार गए हैं मिस्टर केशव। आप जिस हथकंडे को तुर्प समझकर मेरे ऑफिस तक में घुस आए हैं, अफसोस है कि वह फील्ड कोबरा के सामने चिड़ी की दुग्गी भी नहीं है। मतलब निमेश का महत्व डफरिन के लिए तो हो सकता है, डफरिन अपने बेटे को बचाने के लिए जान तक दे सकता है, मगर फील्ड कोबरा निमेश की जान बचाने के लिए उस जुनेजा को कत्ल नहीं करने दे सकता जिसकी हिफाजत संगठन के मुखिया ने मुझे सौंपी है। बस यही तो वह पॉइंट है जब मेरे और तुम्हारे बीच समझौता हो सकता है। क्या मतलब? तुमसे किसने कहा कि मैं जुनेजा को कत्ल करने के लिए उससे मिलना चाहता हूँ? तो और क्यों मिलना चाहते हो? मुझे सिर्फ उससे कुछ बातें करनी है, सिर्फ बातें। डफरिन ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। जानता हूं कि उसके बदले लेना चाहते हो, कत्ल करना चाहते हो उसे। केशव बोला, आप गलत बोल रहे हैं। उसे कत्ल करने की मैंने कभी सोची तक नहीं थी। हाँ, बदले वाली बात दुरुस्त है, मगर संशोधन की जरूरत है इसमें भी। क्या? मैं जुनेजा से बदला लेना चाहता हूँ नहीं, बल्कि चाहता था। यानी अपना प्रतिशोध मैं ले चुका हूँ। डफरिन उछल पड़ा, ले चुके हो? यकीनन, मगर कब, कैसे? यही बात जुनेजा की समझ में भी नहीं आ रही है कि मैं उससे अपना प्रतिशोध कब, कहाँ और कैसे ले चुका हूँ। यह बात समझाने के लिए मैं उससे मिलना चाहता हूँ, बातें करना चाहता हूँ, सिर्फ बातें। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ मिस्टर डफरिन कि जुनेजा से सिर्फ बातें ही करूंगा, उसके जिस्म को हाथ तक नहीं लगाऊंगा मैं। कत्ल की बात तो दूर है। डफरिन केशव को देख रहा था जैसे लोग मिस्र के पिरामिडों को देखा करते हैं। ऐसे ही भाव कांच के हॉल में मौजूद दुनिया का सबसे विचित्र आंखों में भी थे। किंग खुद ना समझ पा रहा था कि केशव जुनेजा से बदला कब ले चुका है। उधर अपनी हैरत पर काबू पाने के बाद डफरिन ने पूछा, क्या तुम जुनेजा से सचमुच बदला ले चुके हो? बेशक, केशव ने अपनी परिचित जीवंत मुस्कान के साथ कहा। कोबरा संगठन की लाख निगाहें बानी, हजार सुरक्षा व्यवस्थाओं के बावजूद मैं प्रतिशोध ले चुका हूँ और अब जुनेजा को कत्ल करने का तुम्हारा कोई इरादा नहीं है। मेरा ऐसा कोई इरादा न पहले था न आज है। और कोबरा संगठन माती इसलिए खा गया क्योंकि वह समझता था कि मेरा लक्ष्य जुनेजा को कत्ल करना है। जरा हम भी तो सुने, जुनेजा से क्या प्रतिशोध लिया है तुमने? अगर तुम्हारी ऐसी हजरत है तो जरूर बताऊंगा, मगर सॉरी, सबसे पहले यह बात मुझे जुनेजा को समझानी है, उसके बाद तुम्हें समझा दूंगा। अगर तुमने जुनेजा के सामने पहुंचते ही उसे कत्ल कर दिया तो मैं क्या कर लूंगा? केशव की जुबान पर एतबार नहीं है तुम्हें? बेशक नहीं, इसलिए आज तक सिर्फ फील्ड कोबरा ही हो, किंग कोबरा की कुर्सी तक नहीं पहुंच सके। क्या मतलब? तुम्हें इस बात की समझ नहीं है कि किसकी जुबान का एतबार किया जा सकता है और किसकी नहीं। चलो मान लेता हूँ यह समझ नहीं है, डफरिन ने कहा। मैंने फैसला कर लिया है। वो फैसला ये है कि अगर तुम मुझे यह गारंटी दे दो कि सिर्फ बात करोगी, कत्ल नहीं करोगी उसे, तो निमेश की जी जान में होने के कारण मैं तुम्हें उससे मिला सकता हूँ। मगर गारंटी ना देने की सूरत में हरगिज नहीं। उस सूरत में कुछ देर बाद ऑफिस में तुम्हारी लाश पड़ी होगी केशव, और वह मेरे यहाँ जानने के बावजूद पड़ी होगी कि तुम्हारी लाश के बदले मुझे निमेश की लाश देखनी पड़ेगी। किस किस्म की गारंटी चाहते हो? यह सोचना तुम्हारा काम है। मैं संतुष्ट होना चाहता हूँ कि तुम जुनेजा का कत्ल नहीं करोगे। किंग कोबरा की गारंटी चलेगी? क्या मतलब? इधर डफरिन चौका, उधर किंग कोबरा। अगर वह यह कह दे कि केशव की जुबान का विश्वास किया जा सकता है, केशव वही करता है जो कहता है, तो क्या तुम संतुष्ट हो जाओगे? डफरिन ने एकदम से कोई जवाब ना दिया। दरअसल केशव के इस अनोखे ऑफर पर वह उसका मुंह ताकता रह गया था।
जब कुछ होश आया तो बोला, किंग साहब से बड़ी गारंटी मेरे लिए क्या हो सकती है? तो करो उससे संबंधित स्थापित, केशव ने कहा। मजे की बात देखो कि मैं उससे बात नहीं करूंगा, सिर्फ तुम बात करोगे। पूछोगे कि केशव की बात का एतबार किया जा सकता है या नहीं। अगर जवाब इनकार में हुआ तो मेरा वादा, मिस्टर डफरिन, यहाँ इस कुर्सी पर बैठा बैठा ही मैं अपनी शिकस्त कबूल करा लूंगा। किंग कोबरा ने सुना और सुनकर केशव के शब्दों में दुर्लभ आत्मविश्वास को महसूस करके रोमांचित सा हो उठा। जबकि डफरिन ने केशव से कहा था, तुम्हें पूरी सिचुएशन से बताऊंगा। तुम्हारी मर्जी। कहने के बाद उसने अपने गुलाबी होठों पर एक सिगरेट लटकाकर सुलगा ली। केशव इस वक्त पठान के नहीं बल्कि अपने असली रूप में था। पैरों में ऐसे चमकदार काले जूते कि जिनमें अक्स देखा जा सके, लंबी टांगों में काली पतलून, हाफ स्लीव्स की दूध की मानित सफेद टी शर्ट, चमकदार काले बालों और झील सी नीली आंखों वाला केशव जब जुनेजा की कोठी के पोर्च में रुकी डफरिन की गार्ड से उसके साथ उतरा। 11 और उसकी सशस्त्र टीम अपने अपने मोर्चे पर तैनात उसे देख रहे थे, सिर्फ देख रहे थे, आंखों में हैरत लिए। 10 मिनट पहले 11 को डफरिन का हुक्म मिल चुका था कि केशव उसके साथ कोठी पर आ रहा है। केशव जिसे देखते ही गोली मारने के आदेश हैं, मगर उसे कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई नहीं रोकेगा। और यह आदेश 11 ने वहां तैनात टीम को दिया था। इस आदेश को सुनकर हर शख्स बुरी तरह भौचक्का रह गया था। जिस तरह डफरिन द्वारा आदेश मिलने पर वह स्वयं, परंतु इस आदेश की वजह से डफरिन द्वारा कुछ और बताई गई थी और ना ही वह अपनी टीम के मेंबर्स को बता सका। हाँ, डफरिन की तरफ से यह आदेश भी उसे मिला था कि जुनेजा के कमरे में कोई हथियार नहीं होना चाहिए, उसका पर्सनल रिवॉल्वर भी नहीं। यह भी उसने कर दिया था। डफरिन ने सख्त हिदायत दी थी कि उसे जुनेजा को केशव के आगमन की जरा भी भनक नहीं लगनी चाहिए, सो उसने नहीं लगने दी थी। लंबे लंबे कदमों से डफरिन के साथ उस वक्त केशव लंबी चौड़े हॉल से गुजर रहा था जब अचानक कोयल उसके सामने पड़ गई। केशव, वह बुरी तरह चौंक पड़ी। तुम यहाँ? हाँ कोयल, डफरिन ने उसके होठों पर उसी जीवंत मुस्कान को नृत्य करते देखा। आज मैं यहाँ आ ही गया, मगर समझ लो कोयल, वह दिन आ गया है जिसका मुझे इंतजार था। मगर तुम इनके साथ? ओ, डफरिन की तरफ देखकर उसने हल्का सा कहकहा लगाया, फिर कोयल की तरफ देखता हुआ बोला, इनके चार्ज में तुम्हारे डैडी ने अपनी हिफाजत का इंतजाम कर रखा है ना। इन्हें साथ ना लाता तो यहाँ मुझे कौन आने देता। यह सोचकर ये लोग मुझे शूट ना कर देते कि शायद ही तुम्हारे डैडी का मैं कत्ल करना चाहता हूँ। ओ, डफरिन चुप था। निमेश की वजह से कुछ बोल नहीं सकता था वह। हाँ, समझने की कोशिश जरूर कर रहा था कि क्या कोयल और केशव की यह घनिष्ठता ही केशव का प्रतिशोध है। और अभी वह निर्णय पर नहीं पहुंच पाया था कि केशव ने कोयल से पूछा, तुम्हारे डैडी कहाँ हैं? लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में? हाँ, फर्स्ट फ्लोर पर। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, तुम रहने दो कोयल। क्यों? आज तुम्हारे डैडी से सिर्फ मुझे बात करनी है। मगर फिक्र मत करो कोयल, मैं उनसे बात करके आता हूँ। जब तक तुम यहीं मेरा इंतजार करो। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। कोयल जानती थी कि केशव के आगे जिद नहीं चलती। अरे, डफरिन के साथ केशव को देखकर जुनेजा यूं उछल पड़ा जैसे सिर पर आसमान गिरा हो। बुरी तरह बौखला गया था वह। मुंह से अनाप शनाप शब्द निकले। डफरिन ने गंभीर स्वर में कहा, यह आपसे बातें करने आया है मिस्टर अनुपम। मगर ये तो केशव है। हम जानते हैं, तो फिर इसे क्या चक्कर लगाया है? खामोश खड़ा केशव अपने होठों पर मुस्कान बिखेर जुनेजा की बौखलाहट का आनंद ले रहा था, जबकि डफरिन ने कहा, डरने की कोई बात नहीं मिस्टर जुनेजा। डरने की बात? क्या बात कर रहे हो मिस्टर? अब आप यहाँ से जा सकते हैं मिस्टर डफरिन, केशव ने कहा। ओके, डफरिन कमरे से बाहर निकल गया। अरे, आप कहाँ जा रहे हैं? जुनेजा ने उसके पीछे लपकना चाहा, किंतु आगे बढ़कर केशव ने फुर्ती से दरवाजा बंद करके चिटकनी चढ़ा ली। अरे, मगर ये क्या हो गया? मेरा रिवॉल्वर? जुनेजा सारी लाइब्रेरी में इस तरह फड़फड़ा रहा था और जैसे बिल्ली से बचने के लिए कबूतर फड़फड़ाता है।
कभी जेबी टटोलता, कभी मेज की दराजें, तो कभी यूं ही पागलों की तरह सारी लाइब्रेरी में छटपटाता फिर रहा था। उसके चेहरे पर साक्षात मौत नृत्य कर रही थी। गिग्गी बंधी हुई थी उसकी, और केशव के होठों पर रेंगने वाली मुस्कान गहरी और गहरी होती जा रही थी। दरअसल एहसास ने ही जुनेजा के होश उड़ा रखे थे कि लाइब्रेरी में केशव मौजूद है। उसकी फड़फड़ाहट का आनंद लेने के बाद बोला, वह उस वक्त मैं बहुत छोटा था जुनेजा, जब ताकत के मद में चूर हुए तुम मेरे घर आया करते थे। इतना नर्वस तो मैं तब भी नहीं हुआ था जितने तुम आज इतने बड़े होने के बावजूद हो। मगर तुम यहाँ आ कैसे गए? ठीक वही हुआ है जुनेजा जो 21 साल पहले आया था। मेरे मकान के चारों तरफ पुलिस पहरा दे रही थी, वे तैनात थे, मगर तुम बब्बन और उसके गुच्छे के साथ मकान के अंदर घुस आए, वही अब हुआ है। मगर ये सब कैसे हो गया? यहाँ उंगली से उसने अपनी कनपट्टी को ठोकते हुए केशव ने बोला, इस सिर के अंदर भगवान ने हर एक को एक चीज दी है, उस चीज को दिमाग कहते हैं जुनेजा। और दरअसल दिमाग ही वह चीज है जिसने दुनिया को हर चीज को पैदा किया है। दिमाग भगवान ने सबको दिया है, मगर इसका इस्तेमाल कोई कोई कर पाता है। यह वह हथियार है जुनेजा, जिसे जितना इस्तेमाल करो उतना ही पहना होता चला जाता है। अपने अंदर छुपी ताकत के इस स्रोत को जो इस्तेमाल करता है वह चमत्कार दिखाता है, और वैसे ही चमत्कार अपनी जगह कायम है जो तुमने अपनी सुरक्षा के लिए जुटाए थे। फिर भी मैं यहाँ तुम्हारे सामने अकेला खड़ा हूँ, तो इसी वक्त तुम्हें मौत के घाट उतार सकता हूँ। मुझे कोई रोक नहीं सकेगा। तुमने सुना जुनेजा, कोई रोक नहीं सकेगा मुझे। मगर डफरिन तो कह रहा था कि तुम मुझे कत्ल करने नहीं आए। बिल्कुल ठीक कह रहा था वह। फिर मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। मांगने? क्या? तुम्हारी बेटी। बेटी? जुनेजा की खोपड़ी घूम गई। केशव ने एक एक शब्द को चबाते हुए कहा, मैं ठीक उसी तरह तुम्हारी बेटी मांगने आया हूँ, जिस तरह 21 साल पहले तुम मेरे पापा से उनकी बेटी को मांगने आया करते थे। खुशबू को मेरे सामने, मेरे पापा और मम्मी के सामने जिन गंदी और कामुक नजरों से तुम घूरा करते थे, उन्हीं नजरों से मैं आज तुम्हारी बेटी को तुम्हारे सामने घूर सकता हूँ। फर्क यह है सिर्फ कि खुशबू तुम्हारी गंदी और कामुक नजरों से सहम जाया करती थी, सूखे पत्ते की तरह कांप उठती थी दीदी, मगर मेरी कामुक नजरों का कोयल पर यह असर नहीं होगा, बल्कि नजरों से आत्मविभोर हो उठेगी वह। तुम्हारी बेटी के पोर पोर में मेरी एक नजर से रोमांच भर जाएगा जुनेजा, और तुम्हारे सामने वह मेरे होठों को चूम। खामोश खामोश हो जाओ जुनेजा दहाड़ा। परंतु केशव पूर्ववत कहता चला गया, और तुम कुछ नहीं कर सकोगे, ठीक उसी तरह कुछ नहीं कर सकोगे जुनेजा, जिस तरह मेरे पापा कुछ नहीं कर सके थे। दांत भींचकर जुनेजा चीख पड़ा, मैं तुम्हारी जुबान काट डालूंगा। केशव ने चहलकदमी की, उसकी राइटिंग टेबल के नजदीक पहुंचकर वहां पड़ा एक पेन उठाया, और उसने उसे यूं ही उंगलियों के बीच घुमाता हुआ बोला, व्यर्थ में चीख कर अपना गला खराब मत करो। तुम समझदार हो, समझ रहे हो कि इस वक्त मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब जितना बिगाड़ सकते थे बिगाड़ चुके हो। अब अपने बोए हुए बीजों की फसल काटनी है तुम्हें। जुनेजा सब समझ रहा था, कुछ निश्चय नहीं कर पा रहा था कि क्या कभी दिमाग पर उत्तेजना सवार होती थी, तो कभी दिमाग के किसी कोने से आवाज आती थी कि संवेदनशील क्षणों को शांति के साथ गुजार दो। शायद उसी आवाज से प्रेरित होकर पूछा उसने, तुम चाहते क्या हो? बता चुका हूं, वही जो तुम मेरे पापा से चाहते थे। जबड़े भींच कर कहा जुनेजा ने, कोयल नहीं मिलेगी। मैं और कोयल आपस में प्यार करते हैं। यकीन मानो, किसी भी तरह हमें एक दूसरे से जुदा नहीं कर पाओगे। समझदारी इसी में है कि हमारी शादी कर दो, अपना दामाद बना लो। इस हकीकत को स्वीकार करो जुनेजा कि तुम्हारी बेटी हर रात मेरे बिस्तर पर मुझसे लिपट कर सोया करेगी, और मेरे बच्चों की माँ बनना होगा उसे, और यही मेरा इंतकाम होगा। बोलो, मंजूर है? मेरे जीते जी यह कभी नहीं हो सकता। इस धिक्कार भरे ओंकार के साथ केशव ने अजीब ढंग से मुस्कुराकर कहा, अभी तुम जोश में हो जुनेजा, अभी तो जंग शुरू हुई है। मैं तुम्हें सोचने का मौका देता हूँ। मुमकिन है कि मेरे प्रति अपनी बेटी की दीवानगी को देखकर फैसला बदल लो। मेरा फैसला अड़िग है। फिलहाल चलता हूँ।
केशव पेन को वापस मेज पर फेंकने के बाद दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ बोला, उम्मीद है कि कुछ दिनों बाद तुम मुझे खुद बुलाकर अपनी बेटी का हाथ दोगे। ऐसा कभी नहीं होगा, जुनेजा चीखा। ऐसा कभी नहीं होगा। परंतु दरवाजा खोलकर केशव बाहर आ चुका था। लंबे लंबे कदमों के साथ उसने बारादरी पार की। उस वक्त हॉल में समाप्त होने वाली सीढ़ियां तय कर ही रहा था कि वहां खड़ी कोयल ने कहा, देख लो केशव, जो मैंने कहा था वही हुआ ना। डैडी के चीखने की आवाज यहां तक आ रही थी। केशव हॉल में पहुंचा। वहां मौजूद डफरेन 11 और कोबरा के कुछ मेंबर्स पर से फिसलती हुई उसकी आंखें कोयल पर स्थिर हो गईं। बोला, फिक्र मत करो कोयल, इस वक्त तुम्हारे डैडी गुस्से में हैं। जब ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो एहसास होगा कि मुझसे अच्छा दामाद उन्हें नहीं मिल सकता। ऐसा वे कभी नहीं सोचेंगे केशव। पगली, केशव ने आगे बढ़कर उसका मुखड़ा अपनी हथेलियों में भर लिया। बोला, तुम मन छोटा क्यों करती हो, सब ठीक हो जाएगा। केशव, कोयल अमर बेल की तरह उससे लिपट गई। तभी सीढ़ियों के ऊपर से जुनेजा की दहाड़ गूंजी, कोयल। सहम कर कोयल ने केशव से अलग हो जाना चाहा। केशव ने ऐसा नहीं होने दिया। चीख कर बोला, हमें दुनिया की ताकत अलग नहीं कर सकती। कोयल, सुना नहीं तूने? मैं केशव से प्यार करती हूँ डैडी। केशव के जादू ने यूं उसके सिर पर चढ़कर बोलना शुरू किया। हम एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। गुस्सा थूक दीजिए डैडी और हमारे प्यार को स्वीकार कर लीजिए। यह तुझसे प्यार व्यार नहीं करता नादान लड़की, ये तेरा इस्तेमाल कर रहा है। तू एक मोहरा मात्र है इसके लिए। सच्चाई ये है कि ये हमसे बदला लेना चाहता है, हमें जलील करना चाहता है। किस बात का बदला लेना चाहता हूँ मैं आपसे? केशव ने ऊंची आवाज में पूछा। हमने कहता कहता रुक गया जुनेजा। उसे होश आया कि किसके सामने क्या कहने जा रहा है। हाँ हाँ कहिए, रुक क्यों गए? केशव ने उकसाया। परंतु जुनेजा कहे तो क्या कहे? जहर बुझी मुस्कान के साथ केशव ने कहा, कुछ बोलोगे तो तभी आप, जब कोई बात होगी। जब बात ही कुछ नहीं तो बोलोगे क्या? और अगर कुछ बोले भी तो वह मनगढ़ंत होगा, काल्पनिक कहानी होगी। मगर कोयल इतनी बेवकूफ नहीं है कि उस पर विश्वास कर ले। मैं कोयल को समझा चुका हूँ कि हमें जुदा करने के लिए, हमारे बीच नफरत पैदा करने के लिए अनेक मनगढ़ंत कहानियां गढ़ी जा सकती हैं। क्यों कोयल, तुम्हें याद है ना मैंने कहा था यह कि जब जंग शुरू होगी तो दुश्मन सारी नीतियों से काम लेगा, साम दाम दंड भेद। मगर हमें किसी से नहीं फंसना है, डटे रहना है, तुम्हें याद है ना? हरामजादे, जुनेजा दहाड़ा, मेरी बेटी के जहन में जहर भर रहा है। डैडी, कोयल चीखी, आप केशव को गाली नहीं देंगे। होश में आओ कोयल। और कोयल को बाहों में लिए यूं कहा केशव ने। कोयल के जहन में जहर धरने की कोशिश तो मेरे जाने के बाद आप करेंगे, मगर उस जहर की ना मुझे परवाह है ना कोयल को। कोयल यह साबित कर देगी कि हम दोनों सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं। हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। इस दुनिया में मोहब्बत की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं है। इस बात को हम साबित करके रहेंगे। क्यों कोयल? कोयल ने पुनः अपना आंसुओं से तर चेहरा स्वीकृति में हिलाया। तो साबित करो कोयल, इस जंग में तुम मेरा साथ दोगी। कोयल ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। केशव ने पूछा, करोगी साबित? करना क्या होगा मुझे? केशव ने अपने होठों की ओर इशारा करके कहा, ये होठ तुम्हारे हैं ना? हाँ, इन पर प्यार अंकित करो सबके सामने। केशव, लहजा बुरी तरह कांप गया उसका। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं ये समझूंगा कि मेरा प्यार हार गया है कोयल। कोयल अवाक, अपलक देख रही थी उसे। केशव ने कहा, मैंने जंग कर दी है कोयल, और इन होठों पर प्यार अंकित करने का मतलब होगा कि तुमने भी जंग शुरू कर दी है। साबित करो तुम मेरे साथ हो या नहीं। हरामजादे, कुत्ते, जलील, कमीने, आप इसे बाहर होकर जुनेजा चीखता चला गया। मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा और टुकड़े टुकड़े करके गटर में। डैडी, कोयल चीखी, पहले भी कह चुकी हूँ कि आप केशव को गालियां नहीं देंगे। यह मेरा सुहाग है, आपका दामाद है ये। बकवास बंद कर बदजात लड़की, जुनेजा चिंगाड़ा। तेरे भी टुकड़े टुकड़े करके दिल्ली की सड़कों पर बिखेर दिए जाएंगे। इस बार कोयल कह उठी, ओह, तो अपनी ताकत से डराकर आप हमारी मोहब्बत को झुकाना चाहते हैं? नहीं डैडी, नहीं।
अपने इस नापाक इरादे में आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। अगर आप अपनी धमकी का जवाब ही चाहते हैं तो ये लीजिए। और अपने शब्दों की समाप्ति के साथ उसने केशव के होठ चूम लिए। कोयल इस दहाड़ के साथ की जाति के कारण सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर खड़ा सूखे पत्ते की तरह कांपा था। इधर केशव ने अपनी आंखों बला की चमक लिए उसकी तरफ मुस्कान उछाली, जो सामने वाले के दिलो दिमाग में नश्तर की तरह घुस गई। कोयल के दिमाग पर सवार प्यार का भूत बोला, यह आपकी धमकी का जवाब था डैडी। वह अवाक खड़ा था। वह दूसरों के घरों में घुसकर उनकी बहू बेटियों को गंदी और कामुक नजरों से देखना उसकी हॉबी रही थी। मुझे तुम्हारा जवाब मिल चुका है कोयल, घबराना नहीं। उस वक्त तक तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक मैं जिंदा हूँ। फिलहाल मैं चलता हूँ। उम्मीद है कि जल्दी ही इन्हें अकल आएगी और ये हमारी मोहब्बत के आगे घुटने टेक देंगे। कहने के बाद वह लंबे लंबे कदमों के साथ जिन की तरह दरवाजे की तरफ बढ़ता गया। कोयल ने उसे पुकारा, केशव। वह घूमा, बोला, क्या बात है कोयल, मुझे भी अपने साथ ले चलो। नहीं, अभी नहीं। दीवानगी के आलम में वह उसकी तरफ बढ़ती हुई बोली, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। सुना आपने? कुटिल मुस्कान के साथ जुनीजा की तरफ नजर उठाकर उसने कहा, क्या अब भी आप नहीं समझे कि हमें कोई जुदा नहीं कर सकता? अगर तूने एक कदम भी बाहर निकाला कोयल तो हम। कोई सख्त जवाब देने के लिए कोयल उसकी तरफ पलटी ही थी कि बड़े प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखकर केशव ने कहा, फिलहाल गुस्से की बात नहीं कोयल, समझदारी की जरूरत है। तुम्हारे डैडी इस वक्त होश में नहीं है। अगर हम भी होश गवा बैठेंगे तो मामला सुलझने की जगह और उलझ जाएगा। तुम इनसे तब बात करना जब इनका गुस्सा ठंडा हो जाए। मोटी मोटी पलकें उठाए कोयल उसे देखती रही। इन्हें सोचने का मौका ना देना ज्यादती होगी। एक मौका तो हमें देना ही होगा कोयल, और मुझे यकीन है कि शांत होने पर ये वही फैसला लेंगे जैसे नीली घोड़ी पर सवार होकर मैं यहाँ बारात लेकर आऊं। पूरे सम्मान, आदर और परंपराओं के साथ ये खुद हमें विदा करेंगे। प्रेम की दीवानी कल्पना लोक में जा पहुंची। केशव के शब्दों ने उस पर वही असर किया जो हमेशा करते थे, यानी लाइट एंड साउंड के दर्शक की तरह। वह उसी माहौल में विचरण करने लगी जिसका जिक्र वह जादूगर कर रहा था। डफरिन और केशव मर्सिडीज की पिछली सीट पर बैठे थे। गाड़ी चला रहा था। आधे किलोमीटर के करीब एक गाड़ी में ब्लेड की धार जैसा पैना सन्नाटा छाया रहा। फिर केशव ने इस सन्नाटे को तोड़ते हुए कहा, अब शायद तुम्हें यह बताने की जरूरत तो नहीं रही कि जुनेजा से अपना प्रतिशोध मैंने किस तरह ले लिया है। नहीं, डफरिन ने संक्षिप्त उत्तर दिया। कैसा लगा? कानून की कोई दफा तो नहीं तोड़ी मैंने? उसके सवाल का जवाब देने के स्थान पर डफरिन ने यूं कहा, अब शायद हमें निमेश के बारे में बात करनी चाहिए। निमेश के बारे में? उसे मेरे हवाले कब कर रहे हो? कल वह खुद ब खुद लौट आएगा। क्या मतलब? अपनी जीवंत मुस्कान के साथ बोला केशव। तुम शायद डर गए कि मैं कानून की कोई दफा नहीं तोड़ा करता, और किसी को किडनैप करना साफ साफ दफा तोड़ देना होता है, और किसी को 364 का उल्लंघन होता है। बुरी तरह चौंकते डफरिन ने कहा, कहना क्या चाहते हो? क्या निमेश तुम्हारे कब्जे में नहीं है? नहीं, केशव ने आराम से कहा। यानी तुमने हमें सूखी धमकी दी थी? डफरिन ने दांत पीसे। ऐसा भी नहीं है। तुम्हारा मतलब क्या है? कहना क्या चाहते हो? निमेश अपनी लवर के साथ मोहब्बत की हसीन वादियों में खोया हुआ होगा। जरा सोचो, प्यार करने वाला जोड़ा अगर साथ साथ कहीं चला जाए तो क्या यह कहा जा सकता है कि इन दोनों में से किसी का किडनैप हुआ है? नहीं मिस्टर डफरिन, निमेश तुम्हारे पास लौटकर आने के बाद भी यह नहीं कहेगा कि उसे किसी ने किडनैप कर रखा था। अगर यह कोशिश करोगे तो ठीक उसी तरह तुमसे विद्रोह कर देगा जैसे अभी अभी जुनेजा की बेटी ने किया था। और वह लवर सोनू होगी? डफरिन गुर्राया। इस बात को अगर आप अब भी नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? उसे घूरते डफरिन ने कहा, सचमुच तुम बेहद चालाक हो। ऐसा सांप जिसका कांटा पानी नहीं मांगता, सिर्फ छटपटा सकता है, तड़प सकता है। बड़ी अदा से गर्दन झुकाते हुए केशव ने कहा, तारीफ के लिए शुक्रिया। और निमेश कौन से शहर में है? यह नहीं जानता।
हाँ, इतना जानता हूँ कि वो शिमला में नहीं होंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि वह निमेश को शिमला के अलावा चाहे जहाँ ले जाए। अगर मैं इसी वक्त तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूं तो सोनू को कैसे पता लगेगा? कि लग जाएगा। उसका वाक्य बीच में काट कर केशव ने कहा, वे हमारे अपने स्रोत हैं। इसका मतलब वे, तुम्हें पता है वे कहाँ हैं? इस बहस में पड़ने का कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है मिस्टर डफरिन। जब कह दिया कि कल निमेश तुम्हारे पास होगा तो होगा। कसमसा कर रह गया डफरिन। एक एक केशव ने सवाल किया, क्या जुनेजा की कोठी पर हुए ड्रामे को देखने के बाद भी अपने दिमाग में यह ख्याल लाओगे कि निमेश की शादी कोयल से करनी है? ओह, तुम्हें यह भी पता है? केशव मुस्कुराया, बोला, यह पूछो मुझे क्या नहीं पता। जो ड्रामा तुमने हमें जुनेजा के यहाँ दिखाया या निमेश को सोनू की जाल में फंसवा कर दिखाना चाहते हो, ये ड्रामे ज्यादा नहीं होते और ना ही अभिभावक इन्हें देखकर अपने इरादे बदल लेते हैं। अभिभावक जानते हैं कि प्यार मोहब्बत में दीवाना हो जाना जवानी की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और थोड़ा वक्त गुजरने के बाद यह भूत अपने आप उतर जाता है। यानी तुम अभी भी, जबकि तुम्हारे सामने कोयल ने मेरे होठों को चूमा, उसे अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो? कोयल मुझे पसंद है और निमेश की शादी उसी से होगी। तो बराए मेहरबानी अपने शॉफर को हुक्म दीजिए कि यह गाड़ी को 5 स्टार की तरफ ले चले। वहां क्यों? डफरिन चौंका। बंदे का मूड आपको अपने कमरे में अकेले बैठाकर एक कॉफी पिलाने का है। 5 स्टार में तुम्हारा कमरा? पैसे देकर वहां कोई भी कमरा ले सकता है, मगर तुम 5 स्टार में? ओह, समझा। तुम्हें आश्चर्य इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरी तलाश में कोबरा के मेंबर्स ने शहर भर के होटल खंगाल दिए थे और मैं जा ठहरा किंग कोबरा की बगल में। शायद मेरी हिम्मत पर हैरान हो तुम। वाकई बात हिम्मत की नहीं, अपने अपने नजरिए की है मिस्टर डफरिन। मेरा नजरिया ये है कि चिराग तले हमेशा अंधेरा होता है। डफरिन चुप रह गया। आज उसे एहसास हो रहा था कि केशव वाकई उससे कहीं ज्यादा जहरीली चीज का नाम है जितना किंग कोबरा ने बताया था। अभी तक अपने शॉफर को हुक्म नहीं दिया। जाने क्या सोचकर उसने शॉफर को 5 स्टार चलने का हुक्म दिया। तब जबकि कॉफी पीने के बाद डफरिन कमरे से विदा होने के लिए उठा, केशव ने उसे फिल्म देते हुए कहा, इसे देखना मिस्टर डफरिन और उसके बाद फैसला करना कि कोयल और निमेश की शादी करनी है या नहीं। डफरिन उसे देखता रह गया। उसे जिसने अभी अभी चार मीनार की एक सिगरेट सुलगाई थी। अगले दिन डफरिन के गेम्स क्लब ऑफिस में उसके सामने बैठा जुनेजा कह रहा था, कोबरा संगठन से मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि जिससे मुझे जान का खतरा है वह सबके बीच में आपके सामने ही नहीं बल्कि आपके साथ मेरे घर में घुस आएगा, बुरी तरह जलील करेगा मुझे और आप चुपचाप खड़े देखते रहेंगे। संगठन ने आपसे यह सौदा नहीं किया था कि कोई आपकी बेइज्जती नहीं करेगा। सौदा आपकी जान का था और भले ही केशव ने चाहे जो किया हो मगर आपको मार नहीं सका और आगे भी वैसा नहीं कर सकेगा। छोड़िए इस बात को, जुनेजा ने कहा। दरअसल आज मैं यहाँ इन बातों से कहीं ज्यादा जरूरी बातें करने आया हूँ। कीजिए, मैं कोयल के लिए आपका निवेश मांगने आया हूँ। पलक झपकते ही प्रतिक्रिया स्वरूप डफरिन का चेहरा काले कोयले की तरह सख्त और खुरदरा हो गया। आप मेरी एक राय मानेंगे मिस्टर अनुपम जुनेजा? बोलिए, आप कोयल और केशव की शादी करा दीजिए। क्या? जुनेजा उछल पड़ा। मेरी राय यही है। नहीं, जुनेजा गुर्रा उठा, यह हरगिज नहीं होगा। मैं उस हरामजादी की सारी साजिश जानता हूँ। मरते दम तक ऐसा नहीं होने दूंगा। राय देना मेरा काम था, मानना ना अपना आपकी मर्जी। हक्का बक्का जुनेजा डफरिन की तरफ देखता रह गया। जब डफरिन ने कुछ नहीं कहा तो वह खुद बोला, यह राय आप कल का ड्रामा देखने के बाद कह रहे हैं? नहीं, मैं उसमें कोयल की कोई गलती नहीं मानता। फिर मैंने और भी बहुत कुछ देखा है। क्या देखा है आपने? डफरिन ने मेज की दराज से एक वीडियो फिल्म निकाली और बोला, मैंने यह फिल्म देखी है। फिल्म? क्या है इसमें? जो है वह बातचीत में नहीं समझाया जा सकता। इसे अपने साथ ले जाओ और अपने कमरे के सारे खिड़की दरवाजे अंदर से बंद करके नितांत अकेले देखना। फिर ठंडे दिमाग से सोचना कि क्या किया जा सकता है। मुझे पूरा विश्वास है तुम भी उसी नतीजे पर पहुंचोगे जिस पर
मैं पहुंचा। यानी कोयल की शादी केशव से करना चाहूंगा मैं? शायद। ऐसा किसी हालत में नहीं होगा। क्यों? इस निश्चय पर पहुंचने का सीधा सा मतलब वही कर देना है जो केशव चाहता है, और आप सीधे सीधे ये सलाह दे रहे हैं कि उसकी साजिश में मैं फंस जाऊं। कई दुश्मन इतने चालाक होते हैं मिस्टर, कि अपने प्रतिद्वंदी को वह ऐसी जाल में फंसा लेते हैं कि ना सामने अपने दुश्मन की साजिश में फंसने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता। केशव एक ऐसा ही शख्स है। इस बात का एहसास मुझे हो चुका है, और आपको यह फिल्म देखकर हो जाएगा। सर, इंटरकॉम पर काउंटर गर्ल ने आवाज उभारी। मंगल नाम का कोई व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। मंगल? डफरिन ने अपने दिमाग पर जोर डाला। उसे लग रहा था यह नाम उसने पहले कहीं सुना है। पूछा, मिलने की वजह? कहता है अगर आप मुकम्मल कीमत दें तो वह बता सकता है कि इस वक्त सोनू और निमेश बाबू कहाँ किस हाल में हैं। ओह हाँ, फौरन यहाँ भेजो उसे। डफरिन को शायद तुरंत याद आ गया कि मंगल केशव के उस साथी का नाम है जो कोबरा के टकराव के मामले पर मौत के भय से उसके ग्रुप से अलग हो गया था। कुछ देर बाद कोबरा के मेंबर्स के साथ मंगल ऑफिस में आया। उसने घुटनों से भी नीचे ए तक एक सफेद चोगा पहन रखा था। डफरिन ने गर्मजोशी के साथ उसका स्वागत किया, कुर्सी पर बैठाया। दोनों मेंबर्स के जाने के बाद दरवाजा बंद हो गया। मंगल ने कहा, मैं उस दिन से आपको बुलाने का इंतजार कर रहा था जिस दिन से केशव के ग्रुप से अलग हुआ। क्यों? यह सोचकर कि शायद अपने काम का आदमी समझकर आप मुझे यहाँ बुलाए। ओह, जब आपका बुलावा नहीं आया तो मैंने सोचा कि मेरी तरफ आपका ध्यान नहीं गया, सो आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए फाइनेंस कंपनी से अपना हिस्सा लाया। सचमुच हमारा ध्यान तुम्हारी तरफ नहीं गया था, परंतु हमारा ध्यान तुम अपनी तरफ क्यों आकर्षित करना चाहते थे? यहाँ पहुंचकर एक महान काम करना चाहता था मैं। कौन सा काम? यह कहने के साथ ही मंगल ने एक झटके से अपने जिस्म से लंबा चौगा उतार कर एक तरफ फेंक दिया, और उसके जिस्म पर नजर पड़ते ही डफरिन उछल पड़ा। मंगल के संपूर्ण जिस्म पर जगह जगह कम से कम 20 बम बंधे हुए थे। डफरिन अभी कुछ समझने की कोशिश कर ही रहा था कि मंगल उछलकर कुर्सी से खड़ा हो गया। पीछे हटता हुआ बोला, इधर मैं जमीन पर गिरूंगा, उधर ये सारे बम एक साथ फट जाएंगे मिस्टर डफरिन। हर एक बम इतना शक्तिशाली है कि अकेला तुम्हारे इस क्लब के परखच्चे उड़ा सकता है, और फिर मेरे जिस्म पर पूरे 25 का। जरा सोचो, सब एक साथ फटेंगे तो क्या हालत होगी तुम्हारे इस आलीशान अड्डे की। डफरिन अवाक रह गया। किन कर्तव्य विमूढ़! कांटो तो खून नहीं, रूह तक कांप रही थी उसकी। लगातार पीछे हटते हुए मंगल ने कहा, मुझे पकड़ने या गोली चलाने की हिम्मत न करना, क्योंकि किसी भी स्थिति में तुम मुझे जमीन पर गिर पड़ने से नहीं रोक सकोगे, और उस स्थिति में खेल 2-4 मिनट पहले ही खत्म हो जाएगा। तुम? डफरिन हकला गया। तुम खुद भी तो मारे जाओगे। तो तुम्हारे ख्याल से यह इंतजाम करके मैं यहाँ जिंदा रहने के लिए आया हूँ? तुम पागल हो क्या? मंगल हल्के से हंसा। यह पागलपन करने के लिए मैं उसी दिन से तड़प रहा था जिस दिन पता लगा कि तुम केशव भैया को खत्म करना चाहते हो, मगर तुम्हारा बुलावा नहीं आया। मजबूर होकर आज मुझे खुद आना पड़ा। लेकिन समझने की कोशिश करो, केशव से हमारी लड़ाई खत्म हो चुकी है। मंगल गुर्राया, मेरी लड़ाई तो खत्म नहीं हुई। क्या मतलब? शबीना बहन की मौत का बदला। तो खैर, मैंने अगली रात तुम्हारे 7 मेंबर्स को मौत के घाट उतार कर ले लिया था, मगर साजिद और वीणा का हिसाब अभी होना है। तुम्हारे गुर्गों ने बड़ी बेरहमी से उन दोनों को कत्ल किया था। गड़बड़ाकर रह गया डफरिन। उसने कभी स्वप्न में नहीं सोचा था कि दुनिया में कोई इतना बड़ा पागल भी हो सकता है। मौत उसके सामने खड़ी थी और वह कुछ नहीं कर सकता था। मंगल के तेवर बता रहे थे कि निश्चित रूप से वह वही करने वाला है जो सोच कर आया था, और कुछ ऐसा ही करिश्मा कर दिखाने की गर्ज से डफरिन उसके पीछे देखकर चीखा, नहीं, हमला मत करो, बम फट जाएंगे। मंगल ने पलट कर पीछे देखा। गुरिल्ले की तरह झपट कर डफरिन ने उसे दबोच लिया। जब तक मंगल समझा तब तक उसकी गिरफ्त में था, और डफरिन का प्रयास था उस जीते जागते बमों के गोदाम को जमीन पर ना गिरने देना। मंगल को पूरी ताकत से जकड़ा उसने, परंतु लक्ष्य लगभग असंभव था। उसकी गिरफ्त से
निकलने के लिए मंगल पूरी जोर आजमाइश कर रहा था। अपने इस प्रयास में तो मंगल कामयाब ना हो सका, किंतु डफरिन को साथ लिए ऑफिस की एक दीवार से जा टकराया गया और धड़ाम, एक कर्णभेदी विस्फोट। इस विस्फोट के साथ जैसे भूचाल आ गया, जल जला। गेम्स क्लब का जर्रा जर्रा बिखर गया जैसे रेत का महल। शायद ही इमारत में मौजूद कोई शख्स जीवित बचा हो। मंगल और डफरिन के तो इतने रेशे हुए होंगे कि सितारों को गिनने का दावा करने वाला भी पनाह मांग ले। सब कुछ बिखर गया, सब कुछ खत्म। और डफरिन नामक फील और उसके अड्डे की यह तबाही शीशे के घूमते हॉल में किंग कोबरा ने स्क्रीन पर अपनी आंखों से देखी थी। मंगल नाम के सिरफिरे ने सब कुछ उसके देखते ही देखते किया था। चाह कर भी वह कुछ नहीं कर पाया था। केशव जानता था कि कोबरा के मेंबर्स उस पर नजर भले ही रखे हों, मगर उस वक्त तक उसे किसी का नुकसान पहुंचाने की बात ख्वाब में भी नहीं सोच सकते जब तक निमेश सुरक्षित डफरिन तक ना पहुंच जाए। अतः उसने गायब होने की कोई कोशिश नहीं की। वह कंपनी के ऑफिस पहुंचा। जिधर से गुजरा कर्मचारी उसे देखकर खड़े हो गए। वह सीधे अपने ऑफिस में पहुंचा। जैन साहब उसे देखते ही चौंक पड़े। तुम यहाँ बिना किसी मेकअप के? कुछ समय के लिए मेरे तो कोबरा संगठन के बीच युद्ध विराम हो गया है। युद्ध विराम? छोड़िए अंकल, किस्सा लंबा है। तुम्हारे उनके लिए हमारे पास एक ऐसी खबर है जो तुम्हें चौंका देगी। क्या? जैन साहब ने दराज से एक लिफाफा निकाल कर उसे दिया। डाक टिकट लगा ये लिफाफा खुला हुआ था, यानी जाहिर था कि जैन साहब उसे पढ़ चुके थे। केशव ने लिफाफे के अंदर से जो कागज निकाल कर पढ़ा वह कुछ यूं था। आदरणीय केशव भैया, चदर सादर चरण स्पर्श। जब सब लोग दुश्मन से टकराने के सवाल पर एक मत थे, तब मैंने अपनी राय सबसे अलग जाहिर की। सिर्फ अलग जाहिर की, उतनी अलग नहीं थी जितनी नजर आई। उस वक्त मैंने एक ही बात सोची, यह है कि दुश्मन के आदमियों द्वारा निश्चय ही हमारी बातें सुनी जा रही होंगी। उसी समय मैंने निश्चय कर लिया कि दुश्मन की नज़र में मंगल अपनी टीम का विद्रोही होना चाहिए। ऐसे में यह सोचकर किया था कि भविष्य में दुश्मन आप, सोनू, शेखर, साजिद, वीणा और शबीना पर भले ही नजर रखे, मगर मुझ पर नहीं रखेगा। और यही हुआ। मैं उनकी नज़र में नगण्य था। तभी शबीना बहन की मौत का बदला अकेले मैंने दुश्मन के साथ आज इसी समय को मौत के घाट उतार दिया, और उनका ध्यान मेरी तरफ गया तक नहीं। उस समय आपसे अलग हो जाने की एक पुख्ता वजह यह थी, आपका सिद्धांत कानून ना तोड़ना है, जबकि मेरे ख्याल से कानून तोड़े बिना कम से कम इन लोगों को सबक नहीं सिखाया जा सकता था। जाहिर था कि आपके साथ लगे रहने पर मुझे अनुशासित लड़ाई लड़नी पड़ती, जबकि मैं जानता था कि किसी भी तरह के अनुशासन में बंधकर यह लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। बाद में वीणा और साजिद भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे और उन्होंने कचहरी में कुकरेजा को मौत के घाट उतार दिया। जब अपनी लड़ाई लड़ने के लिए मेरे सामने अंतशतक दिक्कत पेश आई तो कंपनी से अपना हिस्सा मांग लिया मैंने। अब किसी भी दिन मैं अपने सारे जिस्म पर बम बांधकर दुश्मन के अड्डे पर उससे मिलने जाने वाला हूँ, और शीघ्र ही आपको खबर मिलेगी कि मंगल के जिस्म के तो परकच्चे उड़ ही गए, दुश्मन सहित सारा गेम्स क्लब भी जर्रे जर्रे होकर बिखर गया। हालांकि कोशिश की थी कि कम से कम आपके लिए मेरे मुंह से अपशब्द ना निकले, किंतु फिर भी नाटक के दौरान अगर मुझसे ऐसी कोई धृष्टता हो गई हो तो अपने छोटा भाई समझकर माफ कर देना। आपका मंगल। उफ! पत्र खत्म होते होते उत्तेजित केशव के मुंह से अपने शब्द निकलते चले गए। मंगल मुझे भी धोखा देने में कामयाब हो गया। ये कमबख्त तो सबसे बड़ा पागल निकला। मुझे फोन दीजिए वकील अंकल, जल्दी। जैन साहब ने चुपचाप बीच पर रखा फोन उसकी तरफ सरका दिया। बुरी तरह उत्तेजित और उद्विग्न नजर आ रहे केशव ने जल्दी जल्दी एक नंबर डायल किया। फोन नहीं मिला। काट कर पुनः डायल किया। फोन अब भी नहीं मिला। जाने कितनी बार उसने यह नंबर मिलाने की कोशिश की। किसे फोन मिला रहे हो? जैन साहब ने पूछा। गेम्स क्लब। क्यों? वह बेवकूफ वहां आत्महत्या करने के लिए पहुंचने वाला है अंकल, केशव ने फोन पर कहा। जरा मुझे गेम्स क्लब का नंबर मिलाकर दीजिए, अर्जेंट। एक्सचेंज से कहा गया। एक जबरदस्त धमाके के साथ कुछ देर पहले संपूर्ण गेम्स क्लब तबाह हो चुका है मिस्टर। तभी एक अजनबी ने उस
तंद्रा को खंडित किया जो हाथ में ली जाए। अभी अभी वहां प्रविष्ट हुआ था। उसने कहा, मेरे माध्यम से किंग कोबरा ने आपको फतेह की मुबारकबाद भेजी है मिस्टर केशव पंडित, और आपसे मिलने के इच्छुक भी हैं। लोहे के एक डंडे से कोयल को मारते मारते जुनेजा ने अधमरा कर दिया, मगर इसके बावजूद उसके मुंह से यह नहीं कहलवा पाया कि वह केशव के अलावा किसी और से शादी कर सकती है। डफरिन से मिलने गेम्स क्लब वह तब गया जब कोयल को मारते मारते खुद थक गया था। डफरिन द्वारा दी गई फिल्म देखनी उसने शुरू की। एक या दो दृश्य से ज्यादा वह ना देख सका। वह ब्लू फिल्म थी, केशव और कोयल की। अशोका होटल की शानदार स्वीट में खींची गई फिल्म। उफ, सचमुच पागल हो उठा जुनेजा। झपट कर उसने टीवी स्टैंड पर ठोकर मारी, किंतु जुनेजा को भला होश कहाँ था। झपट कर उसने तकिए के नीचे से अपना रिवॉल्वर निकाला और जुनूनी अवस्था के में कमरे से निकलकर उस तरफ दौड़ा जिस तरफ कोयल सिसक रही थी। दरवाजा खुलने की जोरदार आवाज के कारण उसने अपने आंसुओं से तर चेहरा उठाकर देखा। बोली, डैडी। हरामजादी, कुतिया, कमीनी। जुनेजा उसे एक के बाद एक गाली दिए जा रहा था। तूने मेरी नाक कटवा दी, सरे बाजार नंगा कर दिया। तेरी आंखें, तूने ये दिखा दिया कि जलील लड़की जिसे देखने पहले एक बाप अपनी आंखें फोड़ लेना बेहतर समझेगा। नहीं, तुझे जीने का कोई हक नहीं है। मौत ही तेरा अंजाम है, सिर्फ मौत। ले, मर। इन शब्दों के साथ जो उसने ट्रिगर दबाना शुरू किया तो उंगली तभी रुकी जब 3 गोलियां कोयल के जिस्म में जा धंसी। कमरा कोयल के गर्म लहू का तालाब बन चुका था और अभी वह ठीक से यह नहीं समझ पाया था कि उसने क्या कर दिया। हा हा हा, किसी के द्वारा पागल की तरह कहका लगाने की आवाज ने उसे चौंकाया। जुनेजा घूमा। वह केशव था जो पागलों की तरह कहका लगाने की आवाज लगाकर हंस रहा था। जुनेजा आंखें फाड़े उसे देखता रहा। याद है जुनेजा, आज से 21 साल पहले तेरी वजह से एक बाप ने अपनी बेटी को इसी तरह गोलियों से भून डाला था। तुझे याद है ना कि मैं उसी अभागी का भाई, तेरे साथ यही होना था। तूने उसी दिन अपने नसीब में अपनी बेटी को अपने हाथ से कत्ल कर देना लिख लिया था। मैंने तो सिर्फ वे हालात क्रिएट किए जिनमें फंसकर तू यह और सिर्फ यही कर सकता था। जुनेजा अवाक। केशव कहता चला गया, जैसे ही मेरे पापा ने दीदी को गोलियां मारी, तेरे चमचों ने उन पर गोलियां बरसा दी, मौत के घाट उतार दिया उन्हें, और अब तुझे मौत के घाट उतरना होगा। यह काम भी तुझे करना होगा, अगर उस तरह नहीं जिस तरह तेरे चमचों ने किया था। मैं तुझे कानून के हाथों मौत के घाट उतारूंगा। अदालत के मुलजिम वाले कटघरे में खड़ा करूंगा तुझे, और वादा रहा जुनेजा कि फांसी से कम सजा हरगिज नहीं होगी। फांसी? फांसी तुझे होगी। जुनेजा दहाड़ा। मुझे क्यों? अभी अभी तूने खुद कहा मेरे हाथ से हत्या कराने की साजिश तूने रची। बड़े मजेदार स्वर में केशव ने कहा, यही तो कहा है, कोर्ट में नहीं कहूंगा। और कोर्ट में ऐसा कुछ भी कहने वाला नहीं हूं जुनेजा। कोर्ट में सिर्फ यह साबित होगा कि तुम अपनी बेटी की शादी फील्ड कोबरा डफरिन के बेटे से करना चाहते थे। चाहता डफरिन भी था, मगर जैसा कि आमतौर पर होता है, डफरिन ने अपनी भावी बहू के कैरेक्टर की जांच पड़ताल अपने सोर्सेज से की और उसके सोर्सेज ने मेरी और कोयल की यह फिल्म बनाकर उसे पहुंचा दी। मुझे तो मालूम ही नहीं हुआ कि फिल्म कब खींची। जब तुम अपनी लड़की को उसे भेड़ने के लिए उसके गले ही पड़ गए तो डफरिन ने तुम्हें वह कैसेट थमा दी, और उसे देखने के बाद तुम इस कदर आपे से बाहर हुए कि बेटी की हत्या कर दी, जबकि फिल्म खुद गवाह है कि मैंने तुम्हारी बेटी से बलात्कार नहीं किया। जो हुआ उसकी सहमति से हुआ। जुनेजा चुप रह गया। अर्ध विक्षिप्त अवस्था में जुनेजा चिंघाड़ता चला गया, मुझे तो मरना ही है हरामजादे, मगर तुझसे पहले नहीं मरूंगा, तुझे मारने के बाद मरूंगा। क्या मतलब? केशव ने चौंकने का, बौखलाने का अभिनय किया। मतलब पूछता है, गंदे नाले के कीड़े, ले। चीखने के साथ ही उसने 2 बार ट्रिगर दबाया। धाएं धाएं 2 धमाके गूंजे, साथ ही केशव की चीख। कटे वृक्ष की तरह वह धड़ाम से मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। इधर ग्लानि और गुस्से से मिश्रित भावों से पागल हुए जा रहे जुनेजा ने रिवॉल्वर अपनी कनपट्टी से सटाया। धाएं। एक फायर की आवाज गूंजी और वह ढेर हो गया। तभी पुरजोर कहका लगा उठा केशव। 11 और उसके साथियों ने चौंक कर केशव की तरफ देखा
उसकी तरफ जो जिन के मानित उठकर खड़ा हो गया था। कोबरा मेंबर्स ने इस सारे ड्रामे में इसलिए कोई पार्ट प्ले नहीं किया था क्योंकि ऐसा आदेश उन्हें सीधा किंग कोबरा से प्राप्त हुआ था। अब वे समझ सकते थे कि सफेद कपड़ों के नीचे केशव ने एक जैकेट पहन रखी थी। लिफ्ट से बाहर निकलकर शीशे के गोल हॉल में कदम रखते ही केशव हौले से चौंक पड़ा। उसकी चौंकने की वजह थी सोनू। सोनू की वहां मौजूदगी। किंग कोबरा के ठीक सामने वाली कुर्सी पर बैठी थी वह। नजदीक पहुंचते ही केशव के मुंह से निकला, तू यहाँ? इसे और निमेश को कलकत्ता से यहाँ कोबरा के मेंबर्स लाए हैं। सोनू से पहले किंग कोबरा ने जवाब दिया। कोबरा के मेंबर्स? मगर उन्हें वे डफरिन ग्रुप के नहीं थे। निमेश की खोज अपने पर्सनल ग्रुप के मेंबर्स से हमने उसके बात कराई जब तुमने डफरिन को किडनैप की जानकारी दी। ओह, बैठो। केशव के होठों पर मुस्कान उभर आई। हाथ बढ़ाकर उसने सोने की ट्रे से लाइटर और पैकेट उठाया, एक सिगरेट सुलगाई और तभी किंग कोबरा ने कहना शुरू किया, आज हम तहे दिल से शिकस्त कबूल करके तुम्हें कामयाबी का मुबारकबाद देते हैं। केशव, जो तुमने कहा अक्षर कर दिखाया। डफरिन और गेम्स क्लब की तबाही के साथ सचमुच डफरिन का ग्रुप नेस्तनाबूद कर दिया तुमने, और हम स्वीकार करते हैं यह शिकस्त कोबरा संगठन की है। अगर सारा संगठन भी तुमसे टकराया तो यकीनन डफरिन ग्रुप की तरह तबाह हो जाता। केशव चुप रहा। किंग कोबरा ने आगे कहा, संगठन की पूरी ताकत के बावजूद जिस ढंग से तुमने कुकरेजा बब्बन और से अपना प्रतिशोध लिया वह चमत्कारी और रोमांचपूर्ण होने के साथ साथ दर्शनीय था। केशव चुपचाप सिगरेट पीता रहा। किंग कोबरा ने कहा, तुम वह फिल्म जुनेजा के यहाँ ले आए हो जिसे देखने के बाद जुनेजा ने वह किया जो तुम करवाना चाहते थे। हाँ, केशव ने आहिस्ता से कहा, अगर उसे वहीं छोड़ देते क्या नुकसान था? जब पुलिस जुनेजा के यहाँ पहुंचेगी तब उन्हें वहां केवल और कोयल की लाशें मिलेंगी। ना पुलिस कभी यह जान पाएगी कि घटना के वक्त में वहां था या नहीं, और न ही वह कोबरा के मेंबर्स थे। आपका सिद्धांत ऐसे किसी मामले में संगठन का नाम ना आने देना है। पुलिस इस नतीजे पर पहुंचेगी कि उसने अपने बेटी को कत्ल करने के बाद आत्महत्या कर ली। यह नहीं पता लग सकेगा कि जुनेजा ने ऐसा क्यों किया। यह फिल्म बरामद होती तो वजह जान जाता है, और ऐसा मैं नहीं चाहता था। एक दूसरी फिल्म मैं वहां छोड़ आया हूँ। दूसरी फिल्म? वही जो मैंने दुबई से हासिल की थी। उसे वहां छोड़ने का फायदा? इलाहाबाद कोर्ट में खुद को बेगुनाह भी तो साबित करना है। क्या मतलब? शाम के पेपर में जब जुनेजा और कोयल के मरने की खबर छपेगी तो अखबार हाथ में लिए मैं थाने पहुंचूंगा। इंस्पेक्टर से कहूंगा कि जिनके मरने का समाचार छपा है उनके घर की तलाशी ली जाए। यह समझाने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी कि इलाहाबाद कोर्ट में खुद को साबित करने के लिए एक कैसेट की तलाश है, और उसी सिलसिले में जुनेजा की तलाशी लेनी चाहता हूँ। इस तरह मेरा बचाव करने वाली कैसेट को पुलिस खुद जुनेजा की कोठी से बरामद करेगी। वेरी गुड। किंग कोबरा के मुंह से बरबस निकल पड़ा। कुछ देर किसी जमाने में राजेश कुमार की हर पिक्चर सुपर हिट कहने लगे थे, मगर अब 50 साल का हो चुका दावा था। सुपरस्टार वह था वह, और अब फ्रस्ट्रेशन उसे कहां से कहां ले गया। चुप रहने के बाद किंग कोबरा ने कहा, हम अपना वायदा पूरा करने के लिए तुमसे अपॉइंटमेंट चाहते हैं। कौन सा वायदा? सभी फील्ड कोबराओं की मौजूदगी में हम तुम्हें सम्मानित करना चाहते हैं। केशव ने अपनी जेब से में हाथ डालकर 5 फोटो निकालकर उन्हें किंग कोबरा के सामने मेज पर डाला। बोला, अगर आप सम्मानित ही करना चाहते हैं तो इन्हें करो। किंग कोबरा ने साजिद, शेखर, शबीना, मंगल और वीणा के फोटो को देखकर कहा, इन्हें? हाँ, सम्मानित होने का काम इन्हीं बेवकूफ़ों ने किया है। यह मैं नहीं, ये पांचों हैं जिन्होंने कोबरा संगठन के ग्रुप को नाको चने चबाए थे। ये है किंग साहब जिन्होंने डफरिन ग्रुप का सचमुच नेस्तनाबूद कर दिया। मेरी क्या बिसात है? मैं तो उस सब के हक में ना पहले था ना आज हूँ जो उन्होंने किया। इनमें से आज सिर्फ एक मेरे साथ है, वह भी शायद इसलिए क्योंकि मैंने उसे शहीद होने का मौका नहीं दिया। वह जेल में है। खैर, फिलहाल मैं चलता हूँ किंग साहब। पहले ड्रॉ की तारीख नजदीक आ रही है। अगर आप कोबरा के इतिहास में यह दर्ज करेंगे कि संगठन को शिकस्त
देने वाले ये पांचों थे तो यह मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। चल सोनू, उठकर खड़ी हो गई। किंग कोबरा ने कहा, हमारी एक इच्छा तो पूरी करोगे? बोलिए। जिस दिन इस हॉल में उन पांचों को सम्मान का समारोह होगा, उस दिन हम तुम्हें भी सोनू के साथ यहाँ देखना चाहते हैं, बशर्ते कि सम्मान सिर्फ इन पांचों का होगा, मेरा नहीं। मंजूर है, मैं आऊंगा, कहकर केशव सोनू के साथ कांच के हॉल से बाहर निकल गया। तब जबकि शिखर पर चल रहा मुकदमा जैन साहब जीत चुके थे, इलाहाबाद कोर्ट में अपने वकील की हैसियत से खड़ा केशव चीख रहा था, मेरे द्वारा पेश की गई वीडियो कैसेट को आप और माननीय सरकारी वकील एक बंद कमरे में देख चुके हैं मिलॉर्ड, और उसके बाद खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए शायद मुझे कोई सबूत पेश करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली पुलिस के बयान से अदालत यह भी जान चुकी है कि कैसेट में किस हालत में कहां से बरामद की। यह एक अजीब इत्तेफाक है मिलॉर्ड कि आज जब मैं न सिर्फ खुद को बेगुनाह साबित करने में कामयाब हूँ, बल्कि यह साबित करने में भी सफल हुआ हूँ कि हत्यारे और षड्यंत्रकारी कौन थे। उनमें से कोई भी इस दुनिया में नहीं है। यह इत्तेफाक नहीं योर ऑनर, सरकारी वकील ने कहा। क्या मतलब? बब्बन का कत्ल हुआ योर ऑनर। कुकरेजा को भरी कचहरी में सरेआम गोलियों से भून दिया गया। यहाँ यह भी बता देना आवश्यक है कि बब्बन के कत्ल के इल्जाम में अगर मिस्टर केशव का शेखर नामक साथी पकड़ा गया था, तो कुकरेजा का कत्ल करने वाले इसके साजिद मीणा नामक साथी थे। उधर जुनेजा की लाश भी पुलिस को रहस्यमय परिस्थितियों में मिली। आप भूल रहे हैं वकील साहब कि कोर्ट में सिर्फ आरोप लगा देने से कुछ नहीं होता, बल्कि उसे साबित करना पड़ता है। घटनाएं और हालात सच्चाई को बयान कर रही हैं योर ऑनर। कैसे भला? केशव मुस्कान के साथ बोला। हालांकि इस कोर्ट का कार्यक्षेत्र केवल फैसला करना है मिलॉर्ड। 21 साल पहले हुए हत्याकांड में मैं कसूरवार था या बेकसूर, मगर फिर भी मेरे काबिल दोस्त ने मुझ पर गंभीर इल्जाम लगाए हैं, अतः मैं सवालों का जवाब देने का इच्छुक हूँ। सवाल कीजिए वकील साहब, मैं आपके हर सवाल का जवाब सबूतों के साथ दूंगा। एक पल के लिए सरकारी वकील खामोश रहा, जैसे सोच रहा हो कि सबसे पहले क्या पूछे। फिर उसने पहला सवाल किया, क्या दिल्ली में गैंगवॉर नहीं छिड़ी थी और क्या तुम उसमें शामिल नहीं थे? यह स्वीकार करने में मुझे कोई हिचक नहीं है मिलॉर्ड कि दिल्ली में गैंगवॉर छिड़ी। यह बात मानने में घोर आपत्ति है कि उस गैंगवॉर का मैं हिस्सा था। क्या शेखर, वीणा, साजिद, शबीना काल के पीछे तुम नहीं थे? हरगिज नहीं। साबित कीजिए। मुझे उस वीडियो कैसेट की तलाश में मिलॉर्ड, जो उस अदालत में मुझे बेगुनाह साबित कर सकते थे। केशव ने कहना शुरू किया, दुबे की मौत के बाद कुकरेजा, बब्बन और जुनेजा ही मेरी नजरों में थे। वे शस्त्र थे जिनमें से किसी के पास फिल्म हो सकती थी, अतः फिल्म हासिल करने की मंशा से मैं सबसे पहले कुकरेजा से मिला, परंतु उसने इस पर कातिलाना हमला किया और रिकॉर्ड गवाह है कि इस आरोप में वह जेल गया। इस घटना के बाद बब्बन और जुनेजा को पता लग चुका था कि मैं फिल्म की तलाश में हूँ। उसमें खलबली मच गई। इधर जब मेरी कंपनी के पार्टनर्स ने पूछा कि कुकरेजा ने मुझ पर कातिलाना हमला क्यों किया था, तो अपना अतीत उन्हें बताना पड़ा। यह सच है कि बब्बन, जुनेजा के कारनामे से वे उत्तेजित हो उठे। उन्हें शांत किया। कोई कानून तोड़ने की हिदायत मैंने ऐसा नहीं कहा था। इस बात का सबूत मेरे पास है। मेरा मंगल नाम का साथी यह कहता हुआ उसी वक्त अलग हो गया कि जुनेजा शुगर वर्क्स के डायरेक्टर्स खतरनाक किस्म के लोग हैं और मेरी वजह से वह उनसे दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। मगर अन्य साथियों ने फिल्म तक पहुंचने में मेरी मदद करने का फैसला किया और शायद उसी का नतीजा था कि मेरी शबीना नामक दोस्त की लाश सड़क पर पाई गई। कत्ल करने से पहले उसके साथ कम से कम 20 दरिंदों ने बलात्कार किया। किन लोगों ने? सरकारी वकील ने पूछा। जुनेजा और बब्बन के किराए के गुंडों ने कराया होगा, और इसलिए अगले दिन दिल्ली की विभिन्न सड़कों पर 7 लाशें पाई गईं। सरकारी वकील व्यंग पूर्वक कहता गया। कहना क्या चाहते हैं आप कि शबाना के साथ बलात्कार करने वालों में दिल्ली पुलिस का हाथ है? जाहिर है
अपने साथियों की मदद से तुमने उन्हें कत्ल किया होगा। मेरे काबिल दोस्त, होगा शब्द का सहारा लेकर चल रहे हैं मीलॉर्ड, जबकि मैं बता सकता हूँ कि वे 7 हत्याएं किसने की। बता ही नहीं सकता, बल्कि साबित कर सकता हूँ। कैसे साबित कर सकते हो? मेरे पास डाक से प्राप्त होने वाला मंगल का एक पत्र है। सरकारी वकील ने कहा। अदालत उसे देखना चाहेगी। निश्चित रूप से। मेरे साथियों की नजर में जुनेजा के जर खरीद गुंडे शबीना की नृशंस हत्या कर चुके थे। शेखर का बब्बन की हत्या के झूठे इल्जाम में फंसा चुके थे। उनका कहना था कि जुनेजा इसी तरह एक एक करके हम सभी को खत्म कर देगा। हमें भी यही करना चाहिए जो वह कर रहा है। मगर मैंने उन्हें रोका। मगर वह कन्विंस नहीं हुए। यह बात मुझे तब पता लगी जब अखबार में पढ़ी। क्या साबित कर सकते हो कि यह काम उन्होंने तुमसे बगावत करने पर की? ऑफ कोर्स, कहते हुए केशव ने मंगल का पत्र निकाल कर पेश कर दिया। जब उसे पढ़ा गया तो कक्ष में सन्नाटा छा गया। सरकारी वकील पर मानो ताला लटक गया था। केशव ने कहा, इसके अलावा मैं यह भी साबित कर सकता हूँ कि जिस दिन वीणा और साजिद ने कुकरेजा की हत्या की, उस दिन मैं दिल्ली में नहीं बल्कि इलाहाबाद में था। कोर्ट में शेखर की पैरवी करने की रिक्वेस्ट करने मैं जैन साहब के पास आया हुआ था। मेरे पास यहाँ आने और लौटने के टिकट हैं। टिकट सबूत नहीं होते, योर ऑनर। मंगल के के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या जरूरी है यह पत्र मंगल ने लिखा हो? फाइनेंस कंपनी के लेजर आदि से मंगल की राइटिंग लेकर इस पत्र की राइटिंग का मिलान किया जा सकता है। सरकारी वकील ने दूसरी संभावना व्यक्त की। जो शख्स तुम्हारे लिए दुश्मन का अड्डा उड़ाने की में अपनी जान तक गंवा सकता है, क्या वह मरने से पहले तुम्हें ऐसा कोई पत्र लिखकर नहीं दे सकता जो भविष्य में तुम्हारा बचाव करे? मेरे काबिल दोस्त बिना किसी तर्क के केवल संभावनाएं व्यक्त करते चले जा रहे हैं सर, जबकि साबित कर चुका हूँ कि भले मंगल ने जुनेजा के खरीदार गुंडों के अड्डे को तबाह किया हो या साजिद वीणा ने कुकरेजा की हत्या की हो, मगर मैं इस गैंगवार में शामिल नहीं था। मेरा उद्देश्य सिर्फ खुद को साबित करने के लिए इस वीडियो फिल्म तक पहुंचना था और यही कर रहा था। यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस काम को अंजाम देने के लिए मैंने कभी कोई गैर कानूनी हरकत नहीं की। अगर की होती तो आज मैं यहाँ नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में होता। सरकारी वकील का जी चाहा कि वह चीख चीख कर कहे, यही बात तो इस अदालत को मैं समझाना चाहता हूँ योर ऑनर, कि केशव नाम का यह शख्स एक ऐसी हस्ती है जो सब कुछ करता है, मगर इसके किसी कृत्य को कोर्ट में जुर्म साबित नहीं किया जा सकता। कानून की दफाओं के बीच बनाकर जुर्म करता है ये। ऐसे खतरनाक शख्स को बिना सोचे समझे फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए। मगर यह सब कुछ उसने कहा नहीं। जानता था कि उसके ऐसा कहने से कोई लाभ नहीं होने वाला। उसने केशव की तरफ देखा। केशव की नजर उसी पर टिकी थी और सरकारी वकील को लगा वह उसी की नहीं बल्कि संपूर्ण व्यवस्था की खिल्ली उड़ा रहा है। हमारा उपन्यास यहीं समाप्त होता है। अगले नए उपन्यास के साथ शीघ्र उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।